नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है बिग ब्रेकिंग का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किए और इससे पहले समिट में पहुंचे विदेशी नेताओं का पीएम ने जोरदार स्वागत भी किया। इस बार के वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहले साइन हुए सभी एमओयू का रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि इतना ही नहीं, दुनिया भर के दिग्गज भी इस समिट में शामिल होने वाले हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट का मुख्य उद्देश्य गुजरात को एक आकर्षक निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना है और अलग अलग क्षेत्रों में साझेदारी और सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। तो भविष्य को प्रवेश द्वार थीम पर समिट का आयोजन किया गया। यूए के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात समिट में मौजूद हैं। तमाम 36 देशों के जो लीडर्स हैं, प्रतिनिधिमंडल, वो इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचा हुआ है। इस समिट का 2024 के समिट का वाइब्रेंट गुजरात का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में विश्व में सबसे बड़ा रूप, सबसे बड़ा आकार गुजरात को बनाने का उद्देश्य है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना कार्ति चिदंबरम को भारी पड़ गया है, क्योंकि अब कांग्रेस ने उन्हें नोटिस भेजा है और 10 दिनों में अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की तुलना में अधिक लोकप्रिय नेता बताया था, जिसके बाद पार्टी उनसे नाराज हो गई। जिसके बाद तमिलनाडु सरकार अनुशासन समिति के प्रमुख के.आर. रामासामी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है और उनसे 10 दिन में जवाब देने को भी कहा गया है। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार रहेगी या फिर नहीं रहेगी, यह आज तय होने वाला है, क्योंकि स्पीकर नार्वेकर अपना फैसला आज सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बहुत तेज हो चली है। महाराष्ट्र सरकार पर फैसला आए उससे पहले एकनाथ शिंदे ने आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। कैबिनेट में इस मसले पर चर्चा हो सकती है, आगे की रणनीति भी तय हो सकती है। तो क्या एकनाथ शिंदे की सदस्यता बचेगी? और अलवर से इस बीच में बड़ी खबर आपको बताते चले। अलवर के राजगढ़ से यह बड़ी खबर है, जहां पाइप से भरे ट्रोले और गाड़ी की भीषण टक्कर हो गई। गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रानी थाना इलाके में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा घटित हुआ है। शवों को पुलिस ने रैडी अस्पताल में पहुंचा दिया है। तो ट्रोले और गाड़ी की टक्कर में 3 लोगों की मौत का मामला अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शवों को पुलिस ने रैडी अस्पताल में पहुंचाया है। मौके वारदात पर 3 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इतनी भीषण टक्कर थी। पाइप से भरे ट्रोला जो था वो पाइप से भरा हुआ था, उधर गाड़ी थी सामने, दोनों की आमने सामने से भीषण भिड़ंत हुई। 3 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों के शवों को पहुंचा दिया हॉस्पिटल। बड़ी खबर आपको अलवर से बता रहे हैं। अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शवों को पुलिस ने रैडी अस्पताल में पहुंचा दिया है। ट्रोले और गाड़ी की टक्कर में 3 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इस खबर पर हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अलवर से बड़ी खबर बता रहे हैं, ट्रोले और गाड़ी की भीषण टक्कर हुई है। जी, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की घटना है रैनी थाना इलाके में, जहां पर एक ट्रेलर जो है वो गाड़ी से को एक्सीडेंट किया है, जिसमें गाजियाबाद के रहने वाले 3 जो लोग हैं उनकी मौत हो गई है। और फिलहाल रैनी थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची है और मृतकों के जो शव है उनको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों को सूचित किया गया है। परिजनों के आने के बाद मृतकों का जो पोस्टमार्टम है वो कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि ट्रक का जो चालक है उसको झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ है और इस हादसे की वजह से जो कार में सवार 3 लोग थे उनकी मौत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। तो अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर आपको बताए थे। पाइप से भरा ट्रोला और सामने से आ रही गाड़ी की टक्कर हो गई। 3 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये गाड़ी में सवार 3 लोगों थे, उनकी मौत हो गई है। अब अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस अब पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल 3 लोगों की जिनकी मौके वारदात पर मौत हुई, उनको पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है।
और बात अगर पश्चिम बंगाल की कर ली जाए तो यहां पर ईडी की टीम पर हमले की जांच अब तेज हो गई है। देर रात ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन कोलकाता पहुंचे। ईडी अधिकारियों पर हुए हमले और राशन घोटाले की समीक्षा के लिए ईडी डायरेक्टर कोलकाता पहुंचे हैं और इनके साथ ही ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन कई बड़े अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर भी अहम मीटिंग करेंगे। तो ईडी के गाड़ियों पर यह हमला देखिए हुआ था, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी, शीशे सारे टूटे हुए थे, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। बंगाल में ये ईडी पर हमला हुआ था और उसके बाद ईडी डायरेक्टर अब पहुंचे हैं। साथ ही ये भी बता दें कि ईडी पर हुए हमले की जांच की जाएगी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर भी ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे रामलला के आगमन की तारीख नजदीक आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था सख्त होती जा रही है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या अभेद किले में तब्दील रहेगी। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहरा सख्त। सीसीटीवी कैमरे की नजर में होगा हर शख्स। बाईस जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो रही है। साथ ही तैयारी की जा रही है अयोध्या की सुरक्षा की। इसीलिए राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए हर पल बड़ी प्लानिंग बनाई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील करने के लिए तैयारी तेज हो गई है। राम मंदिर को लेकर सुरक्षा की जो तैयारियां हैं जोरों पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों पे जो मंदिर का मुख्य द्वार है, एंट्रेंस है, वहां पर आला अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनका दौरा यहाँ पर लगातार जारी है और ये मंत्रणा कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से सामंजस्य अलग अलग एजेंसियों के बीच में बैठाया जाए और किस तरीके से राम मंदिर जो परिसर है उसकी जो सुरक्षा है वह पुख्ता की जाए। जो ये मंत्रणा का दौर है काफी दिनों से चल रहा है और जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है उसको देखते हुए ये अधिकारी हर लोगों से इनपुट ले रहे हैं और उसके बाद रणनीति बना रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार जी हैं। ये जो मौका स्थल है, मतलब कि राम मंदिर का जो एंट्रेंस है वहां पर ये दौरा करने आए हैं। दरअसल पुलिस की ये की पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं उन पर आए, उनसे इनपुट ले और उसके बाद अपनी सुरक्षा की रणनीति बनाए। तो उसी अहम रणनीति के तहत यहाँ पर आईजी आए हैं और राम मंदिर जो का मुख्य एंट्रेंस है उस पर अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के रास्ते में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इन कैमरों से राम नगरी के प्रवेश द्वार से लेकर मठ, मंदिर और मुख्य मार्गों पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों पर 24 घंटे नजर बनाए रखने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां बैठे यूपी पुलिस के जवान अयोध्या आने वाले और यहां से होकर जाने वाले हर शख्स पर निगाह रख रहे हैं। इसके साथ ही जरूरत के मुताबिक भीड़ भाड़ वाली जगहों को भी सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। सुरक्षा के इन इंतजामों को देखने के लिए पुलिस के बड़े अफसर लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। हम लोग लगातार क्रमिक रूप से इसमें कुछ न कुछ सिक्योरिटी अपग्रेडेशन करते रहते हैं। हर विजिट में कुछ न कुछ उसमें एक ट्रायल एंड एरर की चीज़ें चलती हैं और उद्देश्य ये रहता है कि हम कैसे अपनी सुरक्षा को लगातार दृढ़तर करते हुए एक दृढ़तम करने की दिशा में आगे बढ़ें। तो हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन पर पहुंचने की कोशिशें रहती हैं और उसी में लगातार हम लोग रिहर्सल्स करते हैं। रिहर्सल करने के बाद जो वीक पॉइंट समझ में आते हैं उसको और सुदृढ़ करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरी अयोध्या सुरक्षा के घेरे में रहेगी। 7 बड़ी सुरक्षा एजेंसियां राम नगरी के अलग अलग इलाकों में छानबीन में जुटी हैं। इसके अलावा अयोध्या जिले की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है।
अयोध्या आने वाली हर गाड़ियों की तलाशी करके ही एंट्री दी जा रही है। अयोध्या में यूपी पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती होगी। इसके अलावा आरपीएफ, सीआरपीएफ, एसटीएफ, एटीएस, एनआईए, एनडीआरएफ के जवान भी बड़ी संख्या में राम नगरी में मोर्चा संभालेंगे। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी की यहाँ पर तैनाती है और जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश स्टेट सिक्योरिटी फोर्स है और इसके अलावा अर्धसैनिक बल है और इसके अलावा अलग अलग बल है। तो आप ये खास तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो तैयारी है वो पूरी तरीके से मुकम्मल की जा रही है। अयोध्या की सुरक्षा कितनी जरूरी है ये हर किसी को पता है, क्योंकि लंबे संघर्षों और इंतजार के बाद रामलला अपने धाम में वापस लौट रहे हैं। यही वजह है कि यूपी सरकार अयोध्या की सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदा है। इसीलिए अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर बैरियर लगा दिए गए हैं और उनमें सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही राम मंदिर सुरक्षा सलाहकार बीएसएफ के पूर्व डीजी के शर्मा भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने वहां सुरक्षा का जायजा लिया। राम मंदिर सुरक्षा को किस तरीके से मुकम्मल किया जा रहा है, तस्वीरों में न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से जो आला अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं और के शर्मा हैं और यहाँ पर राम मंदिर सुरक्षा समिति के सुरक्षा सलाहकार, राम मंदिर जो परिसर के सुरक्षा सलाहकार है, पूर्व डीजी बीएसएफ है, ये यहाँ पर आए हुए हैं और इनको अहम इनपुट स्थानीय पुलिस की ओर से दिया जा रहा है। कुल मिलाकर एक स्टेक होल्डर से बातें पूछी जा रही हैं, पता किया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दिया जाए और किस तरीके से मंत्रणा की जाए। बेहद अहम ये तस्वीरें हैं क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है इसमें कोई भी चूक होना देना नहीं चाहते हैं। अयोध्या में सरयू नदी में भी सुरक्षा चाक चौबंद किए जा रही हैं, ताकि नदी के रास्ते अयोध्या में कोई अवांछनीय तत्व आतंकी गतिविधियों के इरादे से एंट्री ना कर पाए। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही प्रशासन को इस बात के भी निर्देश है कि सख्त पहरे का असर राम भक्तों पर नहीं पड़ना चाहिए और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले हर राम भक्त को सुविधाजनक तरीके से दर्शन पूजन का पूरा समय और पूरा मौका मिलना चाहिए। हम एक एक्सेस पॉइंट देख रहे हैं, जरा इसके बारे में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम को आप बताइए क्या है ये एक्सेस पॉइंट। देखिए अभी ये डिटेल मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये पैसेजेस लोगों के आने की सुविधा के लिए है। इसमें आने का मार्ग और जाने के मार्ग में कहीं कोई इश्यूज ना आए उसको लेकर के हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हुई हैं। हमारे जो स्कैनर्स हैं, हमारे बैगेज स्कैनर्स हैं, हमारे DFMDs हैं और हमारे जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं वो इस तरह से इंस्टॉल रहे हैं जिससे कि यहाँ पर एक अच्छी तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो सके। उसको हम लोग लगातार समय पर रिहर्स कर रहे हैं और वही आगे की कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। सेंट्रल फोर्सेज से कोऑर्डिनेशन का सभी से इसमें ऑलरेडी CRPF भी तैनात है, SSF भी है, PSC भी है और सिविल पुलिस के लोग भी हैं और सभी एजेंसी से हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम मंदिर और उसके आसपास का पूरा इलाका सख्त पहरे में रहेगा। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और उसके बाद भी अयोध्या में पहरेदारी सख्त रहेगी। और इस बीच अलवर से बड़ी खबर आपको बताते चले, सरिस्का पहुंचे वन मंत्री संजय शर्मा। टाइगर AST 2 की मौत का ले रहे हैं जायजा। मेडिकल बोर्ड से होगा ये पोस्टमार्टम। भारत की सबसे उम्रदराज बाघिन की मौत का मामला सामने आया है। भारत की सबसे उम्रदराज 19 वर्षीय बाघिन की मौत हो गई। बाघिन ST 2 को सरिस्का में 2008 में किया गया था शिफ्ट। बाघिन ने ST 7, ST 8, ST 13 और ST 14 को दिया था जन्म। मंगलवार शाम 5 बजे एंक्लोजर में तोड़ा गया दम और पूंछ में घाव होने के चलते एंक्लोजर में चल रहा था इलाज, लेकिन जान नहीं बच पाई। देर शाम दम तोड़ दिया बाघिन ने। अब उसका जायजा लेने के लिए खुद मंत्री साहब पहुंचे हैं। सरिस्का पहुंचे हैं वन मंत्री और अलवर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय शर्मा वन मंत्री जो है बनाए गए हैं और वो पहुंचे हैं सीधे सरिस्का, जहां पर टाइगर ST 2 के मौत का जायजा ले रहे हैं।
और एक और बड़ी खबर अलवर से आपको बताते चले, जहां पर अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पाइप से भरे ट्रोले और गाड़ी की टक्कर हो गई। गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। रैणी थाना इलाके में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा, भीषण हादसा घटित हुआ। शवों को पुलिस ने रैणी अस्पताल में पहुंचाया है। फिर से बता देते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जो कि ट्रोले और गाड़ी की टक्कर हुई है। गाड़ी में सवार 3 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पाइप से भरे ट्रोला था और गाड़ी सामने से आ रही थी, दोनों की आपस में टक्कर हुई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा घटित हुआ। जो 3 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई, उन तीनों के शवों को पुलिस ने रैणी अस्पताल में पहुंचा दिया। तो ट्रोले और गाड़ी की टक्कर हुई है, 3 लोगों की मौत। अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शवों को पुलिस ने रैणी अस्पताल में पहुंचाया है। पाइप से बड़ा ट्रोला था, भीषण टक्कर में गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत हुई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे यह हादसा घटित हुआ। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद अहम और ऐसी तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर दें, क्योंकि भीषण टक्कर इस तरह है। तस्वीरें देखकर आप अमूमन अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ये टक्कर हुई होगी और गाड़ी में सवार जो लोग होंगे उनकी जान बची होगी या नहीं बची होगी। हालांकि खबर तो यही है कि गाड़ी में जो सवार 3 लोग थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पाइप से भरा ये ट्रोला था और पीछे से गाड़ी जाकर उस ट्रोले में टकराई है। जिस तरह तस्वीरें जो सामने दिख रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आगे का पूरा जो बोनेट वाला आगे का जो पूरा पार्ट होता है गाड़ी का, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी से यहां तक कि कोई लिक्विड भी लीक होता हुआ नजर आया। मतलब पूरे का जो पूरा एक हिस्सा पीछे टकराई है। इसका मतलब अमूमन ये जो गाड़ी थी वो तेज स्पीड में आ रही होगी। अब संतुलन बिगड़ा या तेज स्पीड, पहिया डिसबैलेंस हुआ, क्या हुआ, ये सब कार्रवाई का विषय है। लेकिन ये जो पीछे गाड़ी है, सफेद गाड़ी, वो पाइप से भरे ट्रोले से पीछे से टक्कर हुई है उसमें और गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। गाड़ी में मौजूद 3 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे यह घटना घटित हुई है। और बरसों से जिस पल का था इंतजार, वो खत्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले भगवान राम में आस्था रखने वाले संगठन घर घर जाकर लोगों को अक्षत निमंत्रण दे रहे हैं, ताकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को यादगार बनाया जा सके। इस रिपोर्ट को देखिए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में ऐसा नजारा आम हो चला है। पूरा देश राममय हो गया है और इस कड़ी को एक दूसरे से जोड़ने का काम अक्षत निमंत्रण के जरिए जोर शोर से किया जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अक्षत निमंत्रण महाअभियान को आगे बढ़ाने का काम हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। जो घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, ताकि इस यादगार पल में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। तारीख को हम लोग बिल्कुल वैसे ही घर डेकोरेट करेंगे जैसे अयोध्या में होगा। बिल्कुल आप देखिएगा। क्या क्या करने वाले हैं? लाइटिंग वगैरह, दीपक जलाएंगे। मंदिर में जाना है, भगवान की पूजा करनी है, दीपक जलाने हैं, अपने भगवान के राम के नाम जपने हैं, जपेंगे हम लोग सब। अक्षत निमंत्रण के जरिए भगवान राम की भक्ति से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी लोग घर के नजदीक के मंदिर इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करें और LED स्क्रीन लगाकर रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण राम भक्तों को दिखाया जाए। तो हम सब लोग सबके घरों में जा रहे हैं, हर परिवार में जा रहे हैं और वहाँ पर उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि मार्च तक जो अयोध्या में कार्यक्रम चलने वाला है उसमें आप अपने उचित समय निकाल करके अपने और वहाँ पर भगवान राम के दर्शन किए आइए। और 22 तारीख को जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा है 11 बजे से 1 बजे तक वहाँ पर
नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके मुख्य यजमान रहेंगे। राम राज्य कैसा होता है आप देखिए हिंदुस्तान में आकर के, तो राम राज्य की ओर से प्रस्थान करेंगे और निश्चित रूप से जो मोदी जी भी है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे निश्चित रूप से, और विश्व के अंदर भारत का हिंदुत्व का डंका बजेगा और जय जयकार होगी। अक्षत निमंत्रण में लोगों से अपील की जा रही है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन शंख बजाया जाए, राम आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया जाए, सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्रोत का पाठ राम भक्त करें। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम को देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाने का आह्वान किया गया है। भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में होगी, मगर खुशियां देश और दुनिया में मनाई जाएंगी। जयपुर भी तैयार है और यहाँ भी तैयारियां कम नहीं है। स्वयंसेवक घर घर पहुंच रहे हैं, अक्षत निमंत्रण दे रहे हैं और खुशी के लम्हों में शरीक होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। देखना है उस दिन सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में भगवान श्री राम के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ेगी। आखिर सदियों का संघर्ष अब जाकर साकार हो रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कोटा में गुजरात के वडोदरा से 1100 किलोग्राम वजन का दीपक लेकर अरविंद भाई पटेल पहुंचे तो भक्तों का कौतूहल देखते ही बन रहा है। हर कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था। रिपोर्ट देखिए। इन दो तस्वीरों में रामलला के प्रति प्रेम की अनोखी झलक दिखाई पड़ रही है। दिव्य राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए जिससे जो भी हो सकता है वो कर रहा है। पहली तस्वीर कोटा की है तो दूसरी भरतपुर की। सबसे पहले बात करते हैं कोटा पहुंचे 1100 किलो के विशाल दीपक की, जिसे अयोध्या ले जाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा से अरविंद भाई पटेल करीब 9.15 फीट ऊंचे दीपक को अयोध्या लेकर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका ये पड़ाव कोटा पहुंचा, भक्तों की भीड़ लग गई। हर कोई जय श्री राम के नारे लगाता नजर आया। फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। दिया मैं और मेरे परिवार से बनाया हुआ है। ये दिया का खासियत है 9.25 फुट ऊंचाई है, 1100 किलो का वजन का ये दिया हमने 1 महीने में तैयार किया है। उसमें घी डालने जाओ तो 500 किलो घी अंदर आता है और पूरा 2-2.5 महीना एक दिया चलता है। कितना समय आपको लगा इसको बनाने में? ये बनाने में मेरे को एक महीना हो गया। अरविंद भाई पटेल ने 2 दिन पहले अपनी यात्रा को वडोदरा से शुरू किया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचना इनका मकसद है। विशाल दीपक बनाने में इन्हें करीब 1 महीने का वक्त लगा। इतना बड़ा दिया बनाने का ख्याल इन्हें वडोदरा में बनी 108 फीट लंबी अगरबत्ती के बारे में सुनने के बाद आया। 1100 किलो के दीपक को जलाने के लिए एक बार में 501 किलो घी की जरूरत पड़ती है और 15 किलो ऊन की बाती दीपक जलाने के लिए बनानी पड़ती है। राम राज्य यहाँ स्थापित हो, इसी कामना के साथ हम सभी भगवान राम की जो हमारी धार्मिक आस्थाओं और श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं, उनको याद करेंगे और उनके चरणों में उनकी शरण में हम सभी जाएंगे। 7 महीने में तैयार की गई वडोदरा के करशन भाई मारवाड़ की 108 फीट लंबी अगरबत्ती हो या फिर अरविंद भाई पटेल के जरिए तैयार किया गया करीब 10 फीट ऊंचा दिया हो, सभी इस बात को बयां कर रहे हैं कि रामलला के प्रति भक्तों की आस्था कितनी गहरी है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और खबर टोंक से है, जहां टोंक के पचेवर कस्बे में राम दरबार की झांकियों के साथ भव्य अक्षत कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान राम धूमी से कस्बा गूंज उठा और राम भक्तों ने शोभा यात्रा के जरिए पीले चावल बांटकर ग्रामीणों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या जाने का निमंत्रण दिया। शोभा यात्रा पुरोहितों से चौक से रवाना होकर अपनी गंतव्य स्थान तक पहुंची।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं होने दूंगी। मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए नौटंकी फैला रही है। আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। और राम मंदिर पर जारी सियासत को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण को ठुकरा दिया है। अखिलेश यादव अब तक कह रहे थे कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने अखिलेश यादव को आमंत्रित किया तो उन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। बताया जा रहा है कि वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से अखिलेश यादव को निमंत्रण देने के लिए आलोक कुमार गए थे, लेकिन अखिलेश ने निमंत्रण लेने से यह कहते हुए इनकार किया कि वो निमंत्रण देने वालों को नहीं जानते। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। साल 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर चली गोली यानी कि गोली चलवाने वाली घटना का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस घटना को लेकर यूपी की तत्कालीन सरकार मुलायम सरकार का बचाव किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अमन चैन को कायम रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने अराजक तत्वों पर गोली चलवाकर अपना कर्तव्य निभाया था। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। और खबर हैदराबाद से है, जहां पर हैदराबाद से चेन्नई जा रही चार मीनार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सुबह करीब 9:15 बजे के करीब का है, जहां पर तेलंगाना के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हादसा घटित हुआ। ट्रेन आंशिक रूप से प्लेटफॉर्म की दीवार से टकरा गई, जिसकी वजह से यह घटना घटी। पटरी से डिब्बे उतरने की वजह से ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े करीब 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इन सभी घायलों का रेलवे अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो चार मीनार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे डिलेर हुए, जिस वजह से 5 लोग जो डिब्बे डिलेर हुए थे उस वजह से 5 लोगों को जो दरवाजे के सामने खड़े थे आसपास, उनको मामूली चोटें आई हैं। उनका रेलवे अस्पताल में इलाज जारी है। खबर आगरा में सड़क हादसे का वीडियो सामने आने का है, जहां पर एक टैंकर हाईवे पर कई गाड़ियों को रौंदते हुए निकल रहा है। अनियंत्रित कैंटर ने कई गाड़ियों को रौंद दिया और हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। कैंटर की चपेट में कार सहित कई बाइक सवार भी आए। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई। वहीं पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लिया। कैंटर का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सिकंदरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह कैंटर पहले एक गाड़ी को क्षतिग्रस्त ढकेलते हुए क्षतिग्रस्त करते हुए आगे निकलता है, फिर उसके बाद बाइक से टकराता है। बाइक टकराने के बाद से वहां पर बाइक में आग भी लग जाती है। पुलिस रोकती है, जांच पड़ताल कर रही है और उस समय ड्राइवर से कुछ पूछा जाता है, तब तक वो कैंटर बढ़ा देता है यानी कि चलाने लगता है। सामने जो गाड़ी होती है छोटी गाड़ी, उसको क्षतिग्रस्त करते हुए आगे कैंटर निकलते हुए और कई गाड़ियों से टकराते हुए। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।